व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं वह मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हमें मिला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम जो पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था? ये बोलता था कि रिएक्टेंट का मास और आपका प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल मैंने लिख दिया। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है और ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइंड थर्मल डिकम्पोज होकर ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर इन सभी का हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा 100 ग्राम होता है वह 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा 100 ग्राम है और हमारा प्रोडक्ट की भी वैल्यू हमें 56 प्लस 44 100 ग्राम ही मिलती है। तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन करते। यहां पर बोला गया कि NaCl ने जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो इसने सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन किया और HCl। अब यहां पर हमें 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया गया है। यहां पे NaCl वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें 6 ग्राम और HCl की वैल्यू हमें 1.825 ग्राम दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करते हैं, यहां पर आप अगर जब रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि x प्लस 4.9 इज इक्वल टू 6 प्लस 1.825। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी 2.925 ग्राम। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट लॉ को देखते हैं जहां पर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात बोलता है। यहां पर बोलता है कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हमें एक फिक्स प्रोपोर्शन लगता है। मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आपको कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन की 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, उससे हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात में यह है कि आपको आप अगर किसी कंपाउंड को बनाना चाहते हैं वह नेचुरली या सिंथेटिक या लैब में बनाते हो। मान लीजिए कि अगर नेचुरली वाटर के फॉर्मेशन का फॉर्मूला H2O है, अगर नेचुरली वाटर का फॉर्मूला H2O है तो हमें पता है कि इसके फॉर्मेशन के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से हमारा 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। अगर सेम चीज को हम लैब में फॉर्म करना चाहते हैं तो हमें यही फिक्स्ड रेशियो लेना है। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जैसे अगर हमने कार्बन प्लस O2 लिया तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहां पर एक और न्यू कंपाउंड जनरेट हुआ जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोलते हैं। तो यहां पर बोला गया कि जब 2 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 1 मोल ऑफ कार्बन जब 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है, दोनों ही डिफरेंट
जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन और डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया गया तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिले। मतलब यहां पे बोल सकते हैं कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहां पर हमने कार्बन का एक डिफरेंट अमाउंट लिया है और ऑक्सीजन गैस का एक डिफरेंट अमाउंट लिया है, और इन दोनों डिफरेंट अमाउंट को जब हमने कंबाइन किया तो हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। तो बच्चों ये भी हमें समझ में आ गया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर बोला गया है कि हमारे पास कंपाउंड ए, बी एंड सी है। यहां पर कंपाउंड ए, बी एंड सी है। यहां पे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराया गया है जिससे कंपाउंड ए का फॉर्मेशन हुआ है। पहले कंपाउंड ए के फॉर्मेशन में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 0.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड में नाइट्रोजन 2 और थर्ड में 3 ग्राम यूज किया गया। यहां पर 2.24 ग्राम एंड थर्ड केस में 5.11 ग्राम ऑक्सीजन गैस को यूज किया गया। अगर हम इन वैल्यू को चेक करें तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट रेशियो को कंबाइंड करके 3 डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि कंपाउंड ए के फॉर्मेशन के लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 0.57 ग्राम ऑक्सीजन को यूज किया गया है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या A इज इक्वल टू B है तो उसके लिए हम इसकी अमाउंट को चेंज करके देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपाउंड A के फॉर्मेशन में अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 0.57 ग्राम ऑक्सीजन गैस लगता है, तो हम चेक करते हैं कि 2 ग्राम नाइट्रोजन को अगर हमने यूज किया तो हमें 1.14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बी के लिए ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये वैल्यू हमें 2.24 ग्राम दी गई है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के डिफरेंट रेशियो को यूज किया गया है और A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A, B, C आर different compound when different amount of nitrogen reacts with a different amount of oxygen gas, they will form a different type of compound। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच।